नमस्कार। मैं केएस मुरारी आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं गोलकनाथ मामला के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं। गोलकनाथ मामले में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या संसद के पास भारत के संविधान के भाग 3 यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार की चर्चा है, तो उस मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं। तो आज के इस संसद के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं कि भारतीय संसद को क्या यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। क्या भारतीय संसद के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों को सीमित करना या उनमें संशोधन करना संभव है? क्या संविधान के किसी हिस्से में संशोधन को कानून माना जा सकता है? तो इसी संदर्भ में आईसी गोलकनाथ मामले में मुख्य विचार विमर्श किया गया था और गोलकनाथ मामले में अदालत ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस मामले में जो कंक्लूजन आया था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। जबकि फिर 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो फैसला आया था, उस फैसले में गोलकनाथ मामला के संदर्भ में जो निर्णय दिया गया था उसको पलट दिया गया था। तो इसी दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। केशवानंद भारती मामले में अदालत ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचे के संदर्भ में जैसा कि लोकतंत्र के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सारे बातों को जो है उस पर वो निर्णय दे सकता है। तो चलिए आज की फिर इसी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहा हूं कि गोलकनाथ मामला के पृष्ठभूमि क्या है। भारतीय संविधान के पारित होने के बाद इस दस्तावेज के प्रमुख अनुच्छेदों को बदलने की संसद की क्षमता के बारे में बहस छिड़ गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में संसद को संविधान में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार दिया था, जैसा कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले 1965 में दिए गए निर्णय से स्पष्ट होता है। दोनों मामलों में न्यायालय ने माना था कि अनुच्छेद 13 में कानून, जो लॉ वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, कानून वाक्यांश की व्याख्या नियमित विधायी प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के रूप में की जानी चाहिए, न कि अनुच्छेद 368 की संवैधानिक शक्ति के तहत संविधान में किए गए संशोधनों के रूप में। यानी जो संसद को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन गोलकनाथ मामले के संदर्भ में कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट के संदर्भ में संशोधन नहीं कर सकता है। खैर, इसका मतलब यह था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकती थी जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी भाग 3 के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार को छीनता हो या फिर उसको कम करता हो, और इस खंड में उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में निष्कर्ष निकाला कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती और यह शक्ति संविधान के लिए आरक्षित रहेगी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो दिया गया है कानून, उस शब्द के लिए यह गैर कानूनी है यदि यह भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या फिर कम करता है। तब गोलकनाथ मामला 1967, आरसी कपूर मामला 1970
और माधवराव सिंधिया मामला 1970 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने पर्याप्त संवैधानिक संशोधन, इस संदर्भ में 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां और 29वां संविधान संशोधन को अपनाया। जबकि कुछ दिनों के बाद केशवानंद भारती मामले में सरकार के चारों संशोधनों को चुनौती दी गई। तो इस तरह से केशवानंद भारती मामलों से पहले का जो भी संविधान संशोधन हुआ उसको चुनौती दिया गया था। खैर, अब थोड़ा सा देखते हैं कि गोलकनाथ मामला किस रूप में या किस तरह से आया है। तो कहा जाता है कि पंजाब के जालंधर में हेनरी और विलियम गोलकनाथ के पास करीब 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि थी। सरकार ने फैसला सुनाया कि पंजाब सुरक्षा और भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत दोनों भाई सिर्फ 30 एकड़ जमीन रख सकते हैं, जिसमें से कुछ एकड़ जमीन किराएदारों को दी जाएगी और बाकी जमीन को अतिरिक्त घोषित कर दिया जाएगा। गोलकनाथ के परिवार ने अदालतों में इस पर विवाद किया, यानी चुनौती प्रस्तुत किया। इसके अलावे 1965 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। परिवार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1953 का पंजाब अधिनियम संपत्ति हासिल करने और रखने, किसी भी पेशे को अपनाने, जैसा कि अनुच्छेद 19 जिसमें वाक्य में व्यक्ति की आजादी है, और उस 19 में अनुच्छेद F और G के साथ साथ कानून के समक्ष समानता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वे 17वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित करना चाहते थे, जिसने पंजाब अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। गोलकनाथ के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक आईसी बनाम पंजाब राज्य है। अदालत ने इस मामले में अपने फैसले के साथ बुनियादी ढांचे के विचार के इर्द गिर्द न्याय शास्त्र की स्थापना कर डाली। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। तो इस तरह से ये परिस्थितियां उभर कर सामने आई थे 1960 के दशक में। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लूं कि गोलकनाथ केस का फैसला क्या हुआ। तत्कालीन न्यायाधीश सुब्बा राव के अनुसार 17वें संशोधन ने भारतीय नागरिकों को भूमि अधिग्रहण करने और किसी भी वैध पेशे में संलग्न होने के संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। हालांकि चूंकि उन्होंने संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत को लागू किया था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का 17वें संशोधन और इस प्रकार 1953 ईस्वी के कानून की संवैधानिकता पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इस बात पर जोर दिया कि संसद के पास अब संविधान के भाग 3 को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, जो लोगों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस तरह से लोगों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी संसद को यह अधिकार दे दिया गया इस गोलकनाथ मामले के द्वारा कि संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। उसी संदर्भ में गोलकनाथ केस के फैसले का काफी महत्व देखने को मिलता है। संसद ने 1971 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए 24वां संशोधन पारित किया और इसने संविधान में संशोधन करके स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें
मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। तो इस प्रकार से गोलकनाथवाद में जिस तरह से बताया गया था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार नहीं है, इसको बाद में केशवानंद भारती मामले में यह स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में पंजाब मामले में दिया गया फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया। यह तब आया जब भारत का लोकतंत्र देश के सबसे काले दशक की शुरुआत से लड़खड़ा रहा। इस फैसले ने संसद को अपनी तानाशाही दिखाने से रोकने में मदद की। बहुमत वाली पीठ संविधान की आत्मा को बिगाड़ने के लिए चिंतित थी। इस फैसले ने संसद को ऐसे कानून बनाकर नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया जिससे सदन की निरंकुशता कम हो। अदालत का फैसला मानव जाति के मौलिक या फिर प्राकृतिक अधिकारों के बराबर मौलिक प्रावधानों की सुरक्षा पर केंद्रित था, जिसे कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। अब तक हमने गोलकनाथ मामले और प्रस्तावना से इसके संबंध के बारे में जाना। तो इस तरह से यह देखते हैं कि गोलकनाथ मामला जो 1967 में आया था वह प्रस्तावना के संदर्भ में भी था और फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं करने का भी अधिकार संसद को दिया जाना था। तो इस तरह से कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकलता है कि जो 1967 में संसद जो हावी हो रहा था उस संसद को सीमित करने का प्रयास गोलकनाथ मामले के संदर्भ में देखने को मिलता है। जो संसद यदि बहुत ज्यादा तानाशाही हो जाता तो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकता था। उस संशोधन करने की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। हालांकि बाद में 1973 ईस्वी का केशवानंद भारती मामला आया तो उसमें संसद को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी डिबेटेबल और भारतीय संविधान के संदर्भ में ये काफ़ी सारगर्भित महसूस होता है कि किस तरह से संसद को समय समय पर सीमित या फिर मर्यादित करने का यह सार्थक प्रयास देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर शेयर करते हुए कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।